So hello students of 10th class, how are you all? Me Kishan Verma today here with you next lesson of geography, that is minerals and energy resources. Yes, minerals and energy resources जो आपकी ज्योग्राफी का लेसन नंबर 5 है और इस लेसन के अंदर हम जो बहुत सारे मिनरल्स है, डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स है उनकी स्टडी करने वाले हैं। और तो भाई सारे जस्ट गेट रेडी विद योर पेपर पेन पेंसिल एंड व्हाटएवर यू आर हैविंग, हर एक चीज लेके तैयार होके पूरे जोश के साथ बैठ जाइए और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ट्राई टू नोट डाउन, नोट करने की कीजिए, कीजिए। कोशिश क्यों करनी है, आप लोगों ने नोट करना है, ये तो सीखोगे कैसे। सो जस्ट स्टार्ट एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज लेसन नंबर 5 ज्योग्राफी। तो बिफोर मूविंग फर्दर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है वो मैं और आप लोग मिलकर क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मिनरल्स की मिनरल्स कहते किसे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स की मिनरल्स जो मिलते कैसे हैं। उसके बाद जो मिनरल्स का क्लासिफिकेशन है, किस किस कैटेगरी में मिनरल्स को रखा गया है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग मेटेलिक मिनरल्स पढ़ेंगे, हम लोग फेरस मिनरल पढ़ेंगे, हम नॉन फेरस मिनरल्स पढ़ेंगे, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे, हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज में खूब सारी एनर्जीज के बारे में आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे, उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे, उसके बाद रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ डेटा, लॉट्स ऑफ टॉपिक आर देयर इन दिस चैप्टर, सो इट्स ग्रेट नीड ऑफ concentration. So let's start with the definition of mineral. So let me tell you first what is mineral. आपकी इंग्लिश में जो डेफिनेशन है मिनरल की वो है कि मिनरल्स एज अ होमोजेनियस नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। इसका एक अपना क्या होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, बाकी साइंस में आप इसको बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, कवर करेंगे। और ये जो मिनरल्स हैं दीज आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म इन नेचर, नेचर के अंदर अलग अलग फॉर्म्स में जो है मिनरल्स क्या होते हैं, मिलते हैं। एंड ये जो है फ्रॉम द हार्डेस्ट, मतलब डायमंड जो आपको सबसे हार्डेस्ट मिनरल है, उससे लेके सॉफ्टेस्ट जिसे पाउडर जिसे कहते हैं, टॉप जिसे कहते हैं, टैल्क जो होता है, यहां तक क्या होते हैं मिनरल्स हमें लोगों को मिलते हैं। सो मिनरल इज अ होमोजेनियस स्ट्रक्चर व्हिच हैज अ डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर वो फाउंड इन वेरिएट फॉर्म्स। ये है आपकी मिनरल की डेफिनेशन। और मैं आपको बताता हूं मिनरल्स मिलते कहां हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स की मिनरल्स जो नेचर में किस फॉर्म में मिलते हैं। सो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। मिनरल जो होते हैं वो हमें क्या है, चट्टानों के रूप में, चट्टानों के रूप में है मिनरल जो हमें नेचर के अंदर मिलते हैं। और द एक्यूमुलेशन ऑफ, जिसमें आपको बता दूं कि और किसे कहते हैं, द एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड। और कि एक जो और होते हैं उसमें खूब सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये तो ह्यूमन टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, उसमें से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करती है। और मिनरल्स मोस्टली किन किन फॉर्म से मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मिनरल्स जो नेचर में होते हैं चट्टानों के रूप में मिलते हैं। और यू नो डिफरेंट फॉर्म ऑफ, और जैसे आपने सुना होगा रॉक्स के नाम सुने होंगे, इग्नियस रॉक सुना होगा आपने, मेटामॉर्फिक रॉक सुना होगा आपने, सेडिमेंट्री रॉक सुना होगा। तो मैं बताता हूं कैसे कि जो इग्नियस और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में ऑकर इन द क्रैक्स, उनकी जो क्रैक्स होते हैं, उसके क्रेविसेस होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं चट्टानों के, उसके जो जॉइंट्स होते हैं, उनके अंदर हमें क्या होते हैं, मिनरल मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो स्मॉलर ऑक्यूरेंस होती है उसे वेन्स कहते हैं। वो चट्टान के अंदर जो फॉल्ट्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, कोई पत्थर दिखा हुआ टूटा हुआ ऐसे क्रैक जो उसके बीच में आपने नोट किया होगा, तो यही क्या कहते हैं, जॉइंट्स, फॉल्ट्स, वेन्स, क्रेविसेस कहलाती हैं। तो स्मॉलर ऑक्यूरेंस होती है वो क्या कहलाती है, वेन कहलाती है। और जो लार्जर, जो मतलब ज्यादा मिनरल मिलता है वो हमें क्या कहलाता है, लोड्स कहलाता है। जैसे आपके एग्जाम्पल है टीन, कॉपर, जिंक, ये सब जो है आपके किसमें मिलेंगे, आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर वेन्स और लोड्स की फॉर्म में जो है हमें मिलेंगे। अब अगर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मिनरल्स हैं वो बेड्स और लेयर्स की फॉर्म में मिलते हैं। मतलब जैसे सेडिमेंट का मतलब समझते हैं एक चट्टान, उसके बाद दूसरी, एक टाइम के साथ जो है चट्टान एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, टाइम के अकॉर्डिंग बनती रहती है। तो उसके बीच के जो सेडिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिनरल का रूप ले लेते हैं। जैसे आपके एग्जांपल है कोयला, आप लोगों ने सुना होगा कि लंबे टाइम तक पेड़ पौधे दबते गए और कोयला क्या होता गया, तैयार होता गया। तो कोयला, आयरन, आपका जिप्सम हो गया, पोटाश हो गया, नमक हो गया, ये सब किसके एग्जांपल, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स की जो बेड्स और लेयर्स होती है उसके एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम मिनरल्स बात करें, जो है जो सरफेस रॉक्स होती है, चट्टानों का जो डीकम्पोजिशन होता है और उसका जो सोल्यूबल कंस्टिट्यूट होता है वो क्या होता है, ऑब्वियसली वेदर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से रिमूव होती रहती है चट्टानें ऊपर से। चट्टानों में क्या होते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं, मिनरल होते हैं। और ये जो क्या करते हैं, एक रेजिडुअल मॉस छोड़ते हैं, मतलब मिनरल्स जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते रहते हैं। और वो क्या होता है,
एक जगह जमते रहते हैं। जैसे आपका बॉक्साइट जो है वो एग्जांपल है डीकंपोजिशन ऑफ रॉक्स का। उसके बाद जो मिनरल्स है वो एलुवियल डिपॉजिट्स के अंदर भी मिलते हैं। आपने सुना होगा कि ऊपर से नदियां आती है तो अपने साथ क्या आती है, ढेर सारा सिल्ट वगैरह लेके आती है और उसे क्या करते रहते हैं, डिपॉजिट करती रहती है। वैलीज होती है, घाटियां होती है, उनका जो फ्लोर होता है, बेस होता है, जो हिल्स का बेस होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। मींस आपका जो गोल्ड है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम, जो महंगे महंगे आपके मेटल्स हैं, वो एलुवियल डिपॉजिट्स की फॉर्म में हम लोगों को क्या मिलते हैं, नेचर के अंदर मिलते हैं। और आपका जो ओशियन वाटर है, समुद्रों का जो पानी है, हमारा सबका समुद्रों का पानी है, जो ओशियन वाटर है उसके अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। आपका जैसे कॉमन साल्ट, आपको पता है नमक जो होता है समुद्र के पानी से बनता है। उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, आपका ब्रोमीन हो गया, ये सब जो है हमें क्या मिनरल्स है जो हमें ओशियंस के थ्रू मिलते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मिनरल्स जो है हमें नेचर के अंदर मिलते कैसे हैं। अब हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन मिनरल्स का, कि मिनरल्स को कितनी कैटेगरी में रखा गया है। बिल्कुल साइंस का टॉपिक है, आपको लगेगा कि जैसे आज किशन सर जो आप लोगों को साइंस पढ़ा रहे हैं, लेकिन साइंस नहीं है, आपकी एसएस का ही चैप्टर है ये। और अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स, इन तीनों को मैं अच्छे से क्या कर देता हूं, आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग मेटेलिक मिनरल्स के ऊपर। ऑब्वियसली वे मिनरल्स जिनके अंदर मेटल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। इनको भी 3 कैटेगरी में रखा गया है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो आपकी रहेगी फेरस मिनरल्स। ऑब्वियसली फेरस कौन से होते हैं, वो मिनरल्स जिसके अंदर आयरन का कंटेंट होता है। ऑब्वियसली जहां आयरन होता है तो जिसके अंदर आयरन होगा ऑब्वियसली उसकी मैग्नेटिक क्वालिटी भी क्या होगी, शानदार होगी। और ये जो मिनरल्स हैं, मेटेलिक मिनरल्स हैं, हमारे फेरस मिनरल जो हैं, वो 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, हमारी कंट्री के अंदर जितना भी मेटल का प्रोडक्शन होता है उसका 3/4 जो है वो क्या है, हमारे मेटेलिक मिनरल्स है। और ये हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं डेवलपमेंट के लिए। ऑब्वियसली इंडस्ट्री के लिए, हर चीज के लिए मेटल्स का होना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जो मेटेलिक मिनरल्स है इसके अंदर आती है सबसे पहले आयरन ओर। इस बात को, कंसेप्ट को अच्छे से याद रखना, मैं पर्टिकुलर पॉइंट वाइज आप लोगों को समझा रहा हूं कि आयरन ओर के ऊपर जैसे मेटेलिक मिनरल के अंडर में आती है आयरन ओर। अगर आपको उसके ऊपर लिखना आता है तो आप 4, 5, 6 लाइन के अंदर क्या लिखेंगे, सुनिएगा। आयरन ओर ऑब्वियसली इट इज अ बेसिक मिनरल। आयरन जो है हर इंडस्ट्री का बेस है एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री में क्या पूरे वर्ल्ड का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। और आयरन के अंदर जो मैग्नेटाइट होती है, इज द फाइनेस्ट आयरन, जो सबसे शानदार आयरन होता है वो कौन सा होता है, हमारा मैग्नेटाइट होता है। और इसके अंदर हाई कंटेंट ऑफ आयरन होता है, लगभग 70% जो हमें क्या मिलता है, इसके अंदर आयरन मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आयरन और आती है वो आती है हेमेटाइट, जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन और है इन टर्म ऑफ क्वालिटी यूज्ड बट एज अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट। ऑब्वियसली 50-60% होता है। आपको जो पहले मैग्नेटाइट बताई थी, नाम से याद रखना, मैग्नेटाइट, मैग्नेट जो आयरन को अच्छे से क्या करती है, अपने पास रखती है, जिसमें आयरन का कंटेंट क्या होता है, ज्यादा अच्छे से होता है। और हमारे जो मेजर आयरन, अगर पूछ ले कि हमारे इंडिया में आयरन कहां मिलते हैं, वेयर डू यू फाइंड आयरन इन अवर इंडिया, तो आप इंडिया के जो मेजर आयरन बेल्ट्स हैं वो है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। उसके बाद आता है हमारा दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट छत्तीसगढ़ के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद बल्लेरी, चित्रदुर्गा और चिकमंगलूर, और जो है तुमकुर बेल्ट है जो हमारा कर्नाटका के अंदर पड़ता है। उसके बाद महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है, गोवा के अंदर रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, जहां हमें सबसे ज्यादा क्या मिलती है, आयरन ओर्स मिलती हैं। जो मिनरल्स आता है वो आता है आपका मैग्नीज। ऑब्वियसली स्टील बनाने में जिसका इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा मिनरल है, हमारा मैग्नीज है। और इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए इसको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। उड़ीसा जो है हमारे मैग्नीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर। ये तो थे हमारे फेरस मिनरल्स। अब हम चलते हैं नॉन फेरस मिनरल्स के ऊपर। इसलिए वो मिनरल्स जिसके अंदर आयरन का कंटेंट नहीं होता वो कौन से मिनरल कहलाते हैं, आपके नॉन फेरस मिनरल कहलाते हैं। अब फेरस मिनरल में जो सबसे पहला हमारा आता है वो आता है कॉपर, एंड इट इज मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉपर गुड कंडक्टर है। तो मेनली इलेक्ट्रिकल केबल्स जितनी आपकी बनती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने बनते हैं, और आपके जो केमिकल इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। और मध्य प्रदेश की जो बालघाट माइंस है, मध्य प्रदेश की जो बालघाट की जो खाने हैं, राजस्थान के अंदर खेतड़ी की माइन है, और उसके बाद सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की, ये जो है हमारे मेजर प्रोड्यूसर है किस चीज के, कॉपर के। अब कॉपर के बाद जो नेक्स्ट नॉन फेरस मिनरल्स आएगा वो आपका कौन सा आता है, बॉक्साइट आता है। प्लीज बुरा मत मानिएगा, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, डाटा मैंने साथ साथ लिखा हुआ है, आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और अच्छे से क्या कर सकते हैं, बाद में समझ सकते हैं। छोटे से डाटा है, आप लोग पढ़ लोगे अच्छे से। उसके बाद बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो होता है
क्ले लाइक सब्सटेंस होता है बेटा, जिसके अंदर क्या होता है, एल्यूमिना होता है, और बाद में क्या होता है, इस एल्यूमिना से जो हमारा एल्यूमिनियम, अच्छे से नाम सुना होगा आप लोगों ने, कितने सुंदर लगते हैं घरों में लगाए हुए। तो एल्यूमिना जो होता है वो क्या किया जाता है, इसे तैयार किया जाता है। एल्यूमिनियम इज एन इंपॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल सच एज आयरन विद एक्सट्रीम लाइटनेस एंड आल्सो विद गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलेबिलिटी। ऑब्वियसली इसकी जो है स्ट्रेंथ जो होती है वो आयरन के मुकाबले तो एक आयरन का क्या माना जाता है, सब्स्टिट्यूट माना जाता है। बट खास बात इसकी ये कि वेट में क्या होता है, काफी लाइट होता है। हमारे इंडिया में मोस्टली जो अमरकंटक प्लेटू है, मकाई हिल्स है, और जो बिलासपुर कटनी का जो रीजन है वहां पे क्या होता है, बॉक्साइट सबसे ज्यादा हमें मिलता है। तो मैंने आपको फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स दोनों के बारे में बता दिया। अब हम जिक्र करेंगे किसके बारे में, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में, कि जो मेटल्स के अंदर नहीं आते हैं। तो हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल में जो सबसे पहले आता है वो मीका, अब इसको अलग अलग माइका भी बोलते हैं, मीका कहते हैं, इसे मीका कहेंगे या माइका कह सकते हैं आप लोग। तो हमारा जो नेक्स्ट मिनरल आता है वो आता है मीका, माइका भी कहते हैं इसको। तो ये जो मिनरल्स है वो एक बड़ी प्लेट्स और लीव से क्या होता है, तैयार होता है, और क्लियर ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन कलर में हमें जो है मीका है जो मिलता है, और एक मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल्स यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली इसकी डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। तो एग्रीकल्चर इसलिए जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है इसमें सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो उसके हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है, और कोडियाम, गया, हजारीबाग बेल्ट जो है झारखंड के अंदर, ये जो है हमारे सबसे खास प्रोड्यूसर्स हैं इस मिनरल के। इसके अलावा राजस्थान के जो अजमेर है और आंध्र प्रदेश की जो नेल्लोरी बेल्ट है वहां भी ये मिनरल हमें अच्छे से क्या होता है, मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा मिनरल आता है नॉन मेटेलिक मिनरल में, वो आता है हमारा लाइमस्टोन चूना। आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा। एंड लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीज कार्बोनेट्स होते हैं, इनके मिक्सअप से क्या होता है, हमें लाइमस्टोन मिलता है। और एक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। सीमेंट इंडस्ट्री जो होती है टोटली इसके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। इसके अलावा आयरन को स्मेल्ट करने के लिए और ब्लास्ट जो बड़ी बड़ी भट्टियां लगती है उसके अंदर इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और अभी इसी में जो क्वेश्चन तैयार होता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, की मिनरल्स को बचाना क्यों जरूरी है। ऑब्वियसली मिनरल्स जो डिपॉजिट हैं वो एक लेस क्वांटिटी के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर, और अर्थ क्रस्ट का सिर्फ 1% है भाई। तो जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है मिनरल्स को बनने की वो इतनी स्लो है, और इसको कंजप्शन करने का रेट जो इतना हाई है कि हमें मिनरल को कंजर्व करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। और उसके बाद ये लगभग सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल हैं। तो जब नॉन रिन्यूएबल है तो इनका कंजर्वेशन करना बहुत ज्यादा क्या बन जाता है, हम लोगों के लिए जरूरी बन जाता है। और इन मिनरल को हम कंजर्व कैसे करेंगे, ऑब्वियसली इसके लिए एक जॉइंट एफर्ट है जो हम लोगों को क्या करना होगा, और एक प्लान और सस्टेनेबल तरीके से हमें मिनरल्स का जो है क्या करना होगा, कंजर्व करना होगा। और एक इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी का, एक अच्छी टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करें, जो क्या करें, लो ग्रेड की जो ओर्स होती है उन्हें लोअर कॉस्ट पे क्या कर सके, मिनरल के लिए क्या किया जा सके, तैयार किया जा सके। और मिनरल्स का जितना ज्यादा पॉसिबल हो हमें क्या करना चाहिए, उनका रिसाइकिल करना चाहिए, और उसके बाद उसकी जगह कोशिश करके हम ज्यादा से ज्यादा मिनरल के सब्स्टिट्यूट्स को जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब जो है मिनरल्स के बाद जानने के बाद हम चलते हैं एनर्जी रिसोर्सेज पे। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होता कि हर जगह जो एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी इज नीड टू कुक, एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, इट इज यूज्ड टू रन द व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर। जाहिर सी बात है जब एनर्जी ही नहीं होगी, जब लाइट ही नहीं होगी तो इंडस्ट्रियां कैसे चल पाएंगी। तो अब जो एनर्जी है हम लोग फ्यूल मिनरल से भी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, यूरेनियम से। यूरेनियम आप लोगों ने सुना होगा, इन सबसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनको दो कैटेगरी में क्या किया गया है, रखा गया है। सो सबसे पहले आपकी है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और सेकंड आपकी आती है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मैं सबसे पहले आपको जो हमारे कन्वेंशनल, परंपरागत मीन्स जिनका हम लंबे टाइम से अभी तक क्या करते आए हैं, यूज करते आए हैं, इन रिसोर्सेज के बारे में, इन एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर, वो आता है कोल, जिसे आप लोग सिंपल भाषा में कोयला कहते हैं। और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मिलने वाला ये फॉसिल फ्यूल है, और ऑब्वियसली फॉर पावर जनरेशन, टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर द डोमेस्टिक नीड्स। घरों के अंदर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट को क्या करता है, ये पूरा करता है। और कोयला जो है ऑब्वियसली जो
आप लोगों ने सुना होगा जो कंप्रेशन ऑफ प्लांट्स और मिनरल्स फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, लंबे टाइम तक जो प्लांट्स मिनरल धरती में दब गए थे और इनसे क्या हुआ था, धीरे धीरे टेम्परेचर की वजह से क्या होता गया, कोयले का निर्माण होता गया। और कोयला में जो है 4 फॉर्म में के अंदर क्या करता है, मिलता है। बड़ा मोस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले जो आता है पीट, उसके बाद आता है लिग्नाइट, उसके बाद आता है बिटुमिनस, उसके बाद आता है एंथ्रासाइट। तो अकॉर्डिंग क्वालिटी अगर आप इसको याद रखना चाहें तो ABLP, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, इस फॉर्म में आप लोग याद करें। जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। उसके बाद बिटुमिनस जो होता है वो डीप सब्जेक्टेड टू इंक्रीज्ड टेम्परेचर, मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज में बिटुमिनस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लिग्नाइट जो होता है लो ग्रेड का एक ब्राउन कोयला होता है जिसके अंदर लो हीटिंग कैपेसिटी होती है। और जो पीट होता है वो सबसे लो क्वालिटी का जो होता है कोयला होता है। तो ये ABLP 4 जो है हमारे कोयले के टाइप हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि कोयला जो हमारे इंडिया में है वो मिलता कहां कहां है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो कोयला है वो गोंडवाना की जो टेरिटरी रॉक स्टेजेस थी वहां मिलता है। तो मेजर रिसोर्स है जो गोंडवाना के वो है हमारे दामोदर वैली है, झरिया, रायगंज, बोकारो, गोदावरी महानदी, सोन, वर्धा वैलीज, इनमें हमें क्या मिलता है, सबसे ज्यादा कोयला मिलता है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है एनर्जी रिसोर्स आता है कन्वेंशनल के अंदर, वो आ जाता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोल आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा। और ये हीट और लाइटिंग के लिए और जो हमारे व्हीकल्स उनको फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है, मिनरल है। और पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है वो एक नोडल इंडस्ट्री कहलाती है। और किसके लिए, सिंथेटिक टेक्सटाइल, आप लोगों ने कपड़े सुने होंगे, रेशम वगैरह, काफी जो सिंथेटिक कपड़े आते हैं उसमें क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर बनाने के अंदर, केमिकल फर्टिलाइजर बनाने के लिए पेट्रोलियम का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और हमारा जो इंडिया का 63 प्रोडक्शन है किस चीज का, आपके पेट्रोलियम का, वो हमें मुंबई हाई से मिलता है। और 18% जो हमें गुजरात से मिलता है। और उसके बाद 16% जो हमें पेट्रोलियम है वो कहां से मिलता है, हमें आसाम से मिलता है। नेक्स्ट जो आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आता है वो आता है आपका नेचुरल गैस आता है। एक सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है ये, क्योंकि जो हमारी जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑब्वियसली नेचुरल गैस जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है आपका। और इसके अंदर लो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्या होता है, एमिशन होता है। और नेचुरल गैस जो हमारे इंडिया के अंदर जो कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है नदियों के, मुंबई हाई है, और जो कंबाई अंडमान और निकोबार आइलैंड की जो गल्फ्स हैं वहां पे जो है हमें नेचुरल गैस मोस्टली मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाता है वो आ जाती है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग ने अच्छे से सुना होगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपके 2 तरीके से तैयार की जाती है। सबसे पहले तो जो हमारा रनिंग वाटर है उसमें टरबाइन लगा के इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो है हमारे फॉसिल फ्यूल्स को जला के, जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को, इनसे टरबाइन्स को चला के इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। और ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इसी के अंदर हमारा जो है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जो आपको पता होगा कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके क्या की जाती है, तैयार की जाती है। और थर्मल जो पावर स्टेशन है वो दिक्कत की बात ये आती है कि वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोयला, पेट्रोलियम, इन सब का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो ये थी आपकी सारी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम चलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो सबसे पहली आपकी आ जाती है वो आ जाती है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। जैसी बात है, जो एटम के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको एल्टर करके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो क्या होती है, न्यूक्लियर और आपकी एटॉमिक एनर्जी कहलाती है। और मोस्टली इसका जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम और थोरियम जो है वो हमारे झारखंड और अरावली रेंजेस में अवेलेबल है। और जिनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते हैं, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी आती है वो आती है सोलार एनर्जी। आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। सोलर एनर्जी के ऑब्वियसली जो सन रेज है उसे क्या करती है, कैप्चर करके जो एनर्जी तैयार की जाती है वो क्या कहलाती है, हमारी सोलार एनर्जी कहलाती है। इंडिया जो है एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इसलिए यहाँ पे एनॉर्मस पॉसिबिलिटी है सोलर एनर्जी को क्या करने की, टैप करने की। और रूरल एरियाज के अंदर बड़ी पॉपुलर होती जा रही है, क्योंकि जैसे तो गांव के जो लोग हैं उनकी जो है इसकी सोलर एनर्जी की वजह से जो उपलों का इस्तेमाल करते हैं, कोयलों का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उस पे से डिपेंडेंस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आता है वो आपकी आती है विंड पावर।
ऑब्वियसली जो पवन ऊर्जा जिसे हम लोग कहते हैं, और इंडिया के अंदर तो ग्रेट पोटेंशियल है विंड पावर का। और जो हमारे लार्जेस्ट विंड फार्म है जो हमारे तमिलनाडु और नागरकोइल टू मदुराई, यहाँ तक पूरा आप एरिया कभी घूमोगे तो पता लगेगा कि विंड पावर स्टेशन जो है यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप, ये जो इलाके हैं वो क्या होते हैं, अच्छे अच्छे अपने विंड फार्म लगे हुए हैं। और हमारे नागरकोइल और जैसलमेर जो है हमारे वेल नोन है कितनी इफेक्टिव विंड एनर्जी को ये फार्म जो है स्टेशन जो है तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी आती है बायोगैस। अच्छे से गांव वाले जो गांव में जो बच्चे रहते हैं, रूरल एरिया के बच्चों को तो अच्छे से पता है कि जो झाड़ियां, फार्म वेस्ट, एनिमल, ह्यूमन वेस्ट जो होता है सबको क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, बायोगैस का प्रोडक्शन करने के लिए। और बायोगैस के अंदर जो है कैटल डंग्स का मोस्टली यूज किए जाते हैं, जिसे गोबर गैस प्लांट के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। और ये काफी बेनिफिट्स है फार्मर को। ऑब्वियसली एक तो एनर्जी भी मिलती है, उसके बाद उसका जो वेस्ट बचता है उसे एज अ फर्टिलाइजर, खाद के रूप में क्या किया जा सकता है, खेतों में अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी आता है वो आता है आपकी टाइडल एनर्जी। ऑब्वियसली ओशियन की जो टाइड्स आती है उनसे जो टर्बाइन्स रन की जाती है वो टाइडल एनर्जी में कहलाती है। और जो हमारा गंगेटिक डेल्टा है, सुंदरबन रीजन है वेस्ट बंगाल का, यहाँ पे जो है टाइड्स काफी है, तो यहाँ पे टाइडल एनर्जी को हम लोग अच्छे से क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपकी आ जाती है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर, वो आती है आपकी जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल मीन्स आपको बड़ा नया सा कंसेप्ट आपके लिए कि जो हमारी अर्थ होती है इसके अंदर जितने डाउन जाते जाएंगे वो टेम्परेचर क्या होता जाता है, एकदम से इंक्रीज होता जाता है। और ये इतनी हीट मिलती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से कि हम इसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और जहां पे ग्राउंड वाटर जो होता है, क्या होता है जो हाई टेम्परेचर वाले एरिया होते हैं वहां पे ग्राउंड वाटर भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, वो स्टीम के रूप में क्या होने लगता है, ऊपर आने लगता है। और इतना हॉट होता है कि ये जो है बाद में इससे टर्बाइन्स भी, इसकी जो स्टीम है, इसकी जो भाप है उसे टर्बाइन रन की जा सकती है और एनर्जी जो है प्रोड्यूस की जा सकती है। इंडिया के अंदर जो पार्वती वैली है, जो मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश के शिमला से आगे चल के है वहां पे, और उसके बाद जो कुगा वैली है लद्दाख की, यहाँ ये जो है जियोथर्मल स्टेशन क्या किए गए हैं, लगाए गए हैं। उसके बाद अब जो लास्ट कंसेप्ट आ जाता है, काफी लंबा खींच गया, चिंता मत कीजिए, चैप्टर का नाम ही एनर्जी है, एनर्जी रिसोर्स है तो एनर्जी चाहिए। तो रिसोर्सेज को कैसे हम लोग क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं। वही इस एनर्जी कंजर्वेशन पे लगता है, क्योंकि एक देखो बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो एक अर्जेंट नीड है कि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें और एनर्जी का हम लोग कंजर्वेशन करें, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करें। ये नहीं को थोड़ी दूर जाना है तो आप पापा की बाइक लेके चल पड़े, साइकिल लेके जाइए, और पावर सेविंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करना चाहिए और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब आप लोग सोचोगे कि सर ने इतना जल्दी बोला है, बिकॉज चैप्टर ही ऐसा, वही एनर्जी तो चाहिए, तो एक एनर्जी का एग्जाम्पल भी था आप लोगों के लिए। सो जस्ट स्टे एट होम, स्टे सेफ, डोंट फॉरगेट टू हेल्प योर पेरेंट्स, सेव एनर्जी, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव फ्यूल, सेव अर्थ, save India, save the world, save humanity. Bye bye.